हेलो माय डियर पैशनेट नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज, आपकी बायोलॉजी मेंटर। आज के इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, जो हमारा पहला चैप्टर है, पहले यूनिट का, क्लास 11 के एनसीईआरटी में दिया हुआ। उस चैप्टर के लिए हम स्टार्ट करेंगे कंसेप्ट्स ऑफ सिस्टमैटिक्स। इस चैप्टर के लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, हर चीज के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लाइफ क्या होती है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स की, और ये जो पूरा कंसेप्ट है इसे हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। एक जगह जहां पर हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड टैक्सोनॉमी। दूसरी जगह हम पढ़ेंगे कि बेसिक्स ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं, यानी वो चीजें जो नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं, एडवांटेजेस ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या होते हैं, क्यों जरूरी है, कैसे यूज होते हैं, एवरीथिंग अबाउट दैट। तो आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स। जब हम कंसेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स की बात करेंगे तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हम टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन पर जाएंगे सबसे पहले, फिर हम जाएंगे अपने डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पर। आपके फर्स्ट सेशन में जो कि एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, उस पर आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स नहीं मिले थे, और अब आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर द बायोलॉजी मिलना स्टार्ट होंगे एटलीस्ट थर्ड वीडियो के बाद। ऐसा क्यों मैडम? ऐसा इसीलिए क्योंकि देयर हैज टू बी अ सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चन, जहां पर अभी हम पढ़ रहे हैं कि चैप्टर का आधार क्या है। जैसे ही हमारा वो थोड़ा कंप्लीट होगा और हम उस स्टेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली आपको लिंक में ही जो भी वीडियो है, जो भी सेशन है, उसके डिस्क्रिप्शन लिंक में ही मिल जाएगा डीपीपी डाउनलोड करने का ऑप्शन। ठीक है, तो अभी जितना भी ये डाउट था वो क्लियर। नेक्स्ट डीपीपी सोल्यूशन पर हम जाएंगे। जब आप उसे सॉल्व कर लेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करेंगे, साइंटिस्ट के जो नेम्स हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उनके ईयर्स हैं, उनकी बात अलग से करेंगे एक सेशन में, और वो भी हर चैप्टर के लिए, हर चैप्टर के बाद। नेक्स्ट विल बी द पीवाईक्यूज, दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली टेस्ट पेपर। टेस्ट इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आपको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए, सारा प्लान, पूरा गाइडेंस, चैप्टर वाइज वन शॉट एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। व्हेन आई से डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या फिर बायोडाइवर्सिटी भी जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको, और बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, यहां पर आपको एक इमेज दिख रही है ना, यहां पर प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, एनिमल्स छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। तो बस यही बायोडाइवर्सिटी है। इस पिक्चर को अपनी आंख में रख लो। ऐसा इसीलिए क्योंकि बायो का मतलब होता है लाइफ, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, उसके लाइफ के अलग अलग वेरिएशन। कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है लाइफ लेकर, और कोई मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास लाइफ है, कोई प्लांट है, कोई एल्गे है, कोई प्रीवियस फॉर्म है, कोई और ज्यादा एडवांस्ड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म है। सो देयर आर n नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इस चैप्टर का जो डाइवर्सिटी वाला पोर्शन है, उस पोर्शन में सिर्फ ये इंट्रोडक्शन दिया गया है कि जब हम सिस्टमैटिक्स को पढ़ने जाते हैं तो जितनी भी चीजें हम करते हैं, चाहे वो कैरेक्टराइजेशन हो, आइडेंटिफिकेशन हो, नॉमेनक्लेचर हो, एवरीथिंग, वो सारी चीजें करने की हमें जरूरत क्या है, क्या जरूरत है हमें कि हम उसको नेम दें और फिर डिवाइड करें अलग अलग ग्रुप्स में। जरूरत इसीलिए है कि दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, n नंबर ऑफ स्पीशीज, और मिलियंस ऑफ स्पीशीज जो हैं वो तो डिस्कवर हो गई, लेकिन देयर इज अनदर हाफ अ मिलियन, मोर देन दैट मे बी, जिसको डिस्कवर करना अभी बाकी है। तो अब उसको डिस्कवर करना, आइडेंटिफाई करना, उसके बारे में पढ़ाई करना, और जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, या फॉर एग्जांपल लेट्स नॉट टॉक अबाउट ऑर्गेनिज्म, हम एक जनरलाइज करके बात करते हैं। अगर मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूं और मैं बोलूं कि किसी एक फ्रूट के बारे में आपको सारी बातें लिखनी है, तो अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट नहीं भी हो, अगर आप समझो कि साइंस के स्टूडेंट नहीं भी हो, कोई छोटा बच्चा भी होगा, तो वो क्या लिखेगा? वो लिखेगा कि ये फ्रूट का नाम है,
ये फ्रूट यहाँ से मिलता है, इस सीजन में मिलता है, यही बेसिक बातें लिखी जा सकती हैं एक फ्रूट के बारे में, जो कि एक जनरल चीज़ है। लेकिन इसी तरीके से जब हम ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने जाते हैं तो ऑर्गेनिजम्स के बारे में उसके फीचर्स को देखते हुए हम डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। और हाँ, ये भी बहुत बड़ी रियलिटी है कि हम दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को नहीं पढ़ सकते। इट इज़ impossible to study each and every organism present in the world, out of which अगर मैं आपको 5 किंगडम पढ़ने को बोलती हूँ तो डिफिकल्ट लगता है। अब आप सोचो कि कितनी पढ़ाई उस 5 किंगडम को इवॉल्व करने में की गई होगी। पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। Why do you need to classify? क्या ज़रूरत है क्लासीफाई करने की? अगर हम पहले चलो आओ 10 एनिमल्स खड़े कर लें यहाँ पर और फिर बोलें चलो पहले इसके फीचर, उसके फीचर, इसके फीचर, बेहतर यह है कि हम उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दें, एक जैसे फीचर्स को एक साथ कर दें और फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखें, तो इट विल बी ईजी फॉर अस, राइट। तो डाइवर्सिटी जो है हमारे यहाँ वो बहुत बहुत वास्ट है। कई सारी स्पीशीज़ को हम डिस्कवर कर चुके हैं, मतलब हमारे साइंटिस्ट जो हैं वो डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ स्पीशीज़ डिस्कवर होना बाकी हैं। एंड रिमेंबर दिस, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिस्कवर ऑल दी स्पीशीज़ लिविंग इन दी वर्ल्ड। सो द फर्स्ट थिंग सेज देयर आर मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। करंटली 1.7 जो मिलियन है उतना डिस्कवर कर चुके हैं, लेकिन आगे भी बहुत सारी डाइवर्सिटी को डिस्कवर करना बाकी है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो 1.25 मिलियन स्पीशीज़ हैं एनिमल की, एनिमल स्पीशीज़ या प्लांट स्पीशीज़ की, उसको तो पढ़ लिया गया, लेकिन अभी आगे भी बहुत सारी स्पीशीज़ डिस्कवर होना बाकी है। और हर साल एवरी ईयर 15,000 न्यू स्पीशीज़ को डिस्कवर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने कंसेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स पढ़ लिया था मैम 11th में तो अब उसके आगे कुछ नहीं है। नो, जिस दिन मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था पहले सेशन से अपने, वहाँ पर मैंने कहा था एक बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए पढ़ाई जो है वो अनंत है, वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो देखो हर साल कम से कम 15,000 न्यू स्पीशीज़ जो हैं वो डिस्कवर हो रही हैं। So there are n number of species yet to be discovered. Thousands are still unknown. बहुत सारी ऐसी हैं जिसको अभी तक जाना नहीं गया है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। It is practically impossible to study each and every individual. और एक एक इंडिविजुअल को नहीं पढ़ सकते, इसीलिए हमने ग्रुप बना के पढ़ाई करी। It is difficult to remember their names, characteristics and uses. हर एक का नाम याद रखना, हर एक के कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना मुश्किल होता है। देखो जब हम स्कूल में रहते हैं तो स्कूल में भी ऐसे ही किया जाता है। अगर 10th क्लास में 500 बच्चे हैं तो 5 सेक्शन में 100 बच्चे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमने क्यों किया? एक ही साथ रहने देते नहीं, ग्रुप बनाकर उनको कैरेक्टराइज करना, उनके बारे में कोई भी चीज़ जानना, पढ़ना, पढ़ाना, एवरीथिंग वुड बी ईजी। और यही चीज़ यहाँ पर भी की गई। इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमेंबर। हाँ, ये मैं आपको बता चुकी, बायोलॉजिस्ट हैव डिवाइज्ड द टेक्निक फॉर। अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि अलग अलग टेक्निक्स बनाई, इनको ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं वेरियस ऑर्गेनिजम्स को, डिपेंडिंग अपॉन एक्सटिंक्ट ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस एज पर सर्टेन रूल। इसके आधार पर कि उनकी सिमिलैरिटीज क्या हैं, डिफरेंसेस क्या हैं। अगर मैं आपको फिशेस दिखाऊं और अगर मैं आपको डॉग्स दिखाऊं तो आप कभी भी उनको एक ग्रुप में नहीं रखोगे। या फिर कैट दिखाऊं तो कैट और डॉग को भी आप एक ग्रुप में नहीं रखोगे, उनके भी कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं। ना कि सिर्फ आप 4 अपेंडेजेस देखकर उनको रख सकते हो, पर उनके बाकी इंटरनल कैरेक्टर्स भी डिफरेंट है। सो साइंटिस्ट ने ऐसा डिसाइड किया कि हमें सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज यानी कि वेरिएशंस जो हैं ईच इंडिविजुअल में, उसको ध्यान में रखते हुए ग्रुप फॉर्म करना चाहिए। और जब हम इन ग्रुप्स को फॉर्म करेंगे तो फिर हम उसके हिसाब से इनको नाम देंगे। जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे कि कॉर्डेट्स होते हैं, नॉन कॉर्डेट्स होते हैं, ग्नैथा होते हैं, ए ग्नैथा होते हैं। ग्नैथा का मतलब होता है जिसके पास जॉ हो, लोअर जॉ, उसको हम ग्नैथिक बोलते हैं। और अगर नहीं है तो ए ग्नैथिक बोलते हैं। कॉर्डेट्स अगर वर्टिब्रल कॉलम जो हमारी वर्टिब्रल कॉर्ड है वो है तो फिर ठीक है, कॉर्डेट कहलाया, नहीं है तो नॉन कॉर्डेट कहलाया। ऐसे हम आगे आगे जब इसमें मूव करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि किस किस फीचर के बेसिस पर आइडेंटिफाई किया गया हो। किसी की बॉडी को देखकर आइडेंटिफाई किया एक्सटर्नली, किसी के बॉडी फंक्शंस को देखकर आइडेंटिफाई कर लिया फिजियोलॉजिकली, किसी के केमिकल रिएक्शन को देख लिया, बायोकेमिस्ट्री यूज कर ली, और या फिर हो सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आपस के रिलेशनशिप को देख लिया हो, यानी कि इकोलॉजी। तो अब
ये सारे हमने देख लिए कि डिवाइड करना क्यों जरूरी है। एक जो हमें मिश्रण मिलता है इस चीज का, वो क्या मिलता है, बायोडाइवर्सिटी में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, एन नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, आउट ऑफ विच हमने कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर कर लिया। यहाँ पे आपसे अभी कोई कुछ पूछने नहीं वाला है, समझ लो। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे, कुछ को डिस्कवर किया, कुछ अभी भी बाकी हैं। तो अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हर बार हम नए ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर कर रहे हैं हर साल, और कैसे डिस्कवर कर रहे हैं, उनको डिवाइड कर करके। ठीक है, डिवाइड किस बेसिस पे करते हैं, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की। किसकी बात करते हैं, सिस्टमैटिक्स। नाम से समझ में आता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर बहुत ही अरेंज्ड पैटर्न में किया गया होगा, तभी सिस्टमैटिक्स बोला गया है। सो इट इज द साइंस दैट डील्स विद डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी स्टडी है जो किससे डील करती है, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे डील करती है। पर किन टर्म्स में, क्या बताती है उनके बारे में, उनके कंपैरेटिव यानी कंपैरिजन में ये बायोडाइवर्सिटी के अलग अलग ऑर्गेनिज्म जब कंपेयर किए जाएं तो एक दूसरे से कैसे अलग हैं। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब अगर मेरे पास 4 ऑर्गेनिज्म हैं तो क्या वो चारों ऑर्गेनिजम्स का एंसेस्टर यानी कि पूर्वज एक है, या अलग अलग पूर्वज से ये बनकर आए हैं। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशन जहां पर होता है, चेंजेस जहां पर देखे जाते हैं, एंसेस्टर्स की पढ़ाई जहां पर की जाती है, दैट इज इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एज वेल एज कंपैरेटिव स्टडी, क्या ये एक जैसे दिख रहे हैं, क्या इनका फिजियोलॉजी एक जैसा है, क्या इनका एनाटॉमी एक जैसा है, क्या इनकी इकोलॉजी एक जैसी है, उन चीज़ों को हम कंपेयर करने की जब पढ़ाई करते हैं दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स को लेकर, चाहे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, तो उस स्टडी को हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। ईजी है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सिस्टमैटिक्स वर्ड 12th के बाद भी समझ में नहीं आता है ना। तो हमको ये चीज नहीं करनी है, सिर्फ 3 वर्ड इसके बारे में इंपॉर्टेंट हैं। अगर मैं आपको इस तरीके से इसे याद करने का तरीका बताऊं तो मुझे इसमें क्या क्या याद रखना है, देखो 1 मिनट, आई विल चेंज द कलर। मुझे इसमें याद रखना है कि एक तो डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेरे दिमाग में सिस्टमैटिक से 3 वर्ड्स आने चाहिए, डाइवर्सिटी। दूसरा कंपैरेटिव, तीसरा इवोल्यूशनरी। ठीक, अगर कोई स्टडी ऐसी हुई जहां पर डाइवर्सिटी पढ़ी गई, किसकी डाइवर्सिटी पढ़ते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, डाइवर्सिटी पढ़ी गई, तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, पहला कंपैरेटिव स्टडी पढ़ ली, दूसरा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पढ़ लिया, हो गया खत्म। कंपैरेटिव स्टडी मतलब क्या, बस सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज देख ली। और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या मतलब कि वो कहाँ से इवॉल्व होकर आए हैं उस बारे में पढ़ लिया। हो सकता है 2 लोग एक ही जगह से इवॉल्व हुए हो। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मतलब 3-4 ने मिलकर एक जगह ले आया एक ऑर्गेनिज्म, और डाइवर्जेंट मतलब अलग अलग पूर्वज थे उससे ऑर्गेनिज्म बना। अब उस पे हमें नहीं जाना कि कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट क्या होता है, हमें देखना है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है। इन सबका एक ही एंसेस्टर है, अलग अलग एंसेस्टर है, इवॉल्व हुए तो कितना इवॉल्व हुए, बस दैट इज सिस्टमैटिक्स। नेक्स्ट टर्म सिस्टमैटिक्स वाज कॉइन्ड बाय सर कार्लस लिनस। सर कार्लस लिनस, ये हमारे नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारे नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम को याद रखना है। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, किसने सिस्टमैटिक्स टर्म दिया था, तो सर कार्लस लिनस ने दिया था, और इनके यही नहीं बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। अभी आपको जितना याद रह रहा है आप उतना याद रख लीजिए, लिख के रखना चाहते हैं लिख के रख लीजिए। आगे मैं जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं डेफिनेटली आपको अलग से लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट भी प्रोवाइड करूंगी एक सेशन में। नेक्स्ट, साइंटिस्ट हु स्टडी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड। जो साइंटिस्ट, जो स्टूडेंट्स आगे जाकर अपनी पढ़ाई सिस्टमैटिक्स में करते हैं उनको 2 नाम से जाना जाता है। पहला बोला जाता है सिस्टमैटिस्ट्स और दूसरा बोला जाता है टैक्सोनॉमिस्ट। टैक्सोनॉमिस्ट या सिस्टमैटिस्ट, तो ये 2 होते हैं कि जो उनकी पढ़ाई करते हैं सिस्टमैटिक्स की। नेक्स्ट, जनरली ये एक मतलब जब आप आधा अधूरा ज्ञान रखते हो, है ना, जब आप श्योर नहीं होते हो कि कौन सी चीज़ का क्या मतलब है, तो बहुत सारे लोग कुछ वर्ड्स जैसे कि क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, जबकि ये गलत है।
इंटरचेंजेबली यूज होने वाले वर्ड्स ये नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं, समझ आएगा कैसे। लेकिन जनरली द टर्म क्लासिफिकेशन, सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी आर यूज्ड इंटरचेंजेबल, बट जो टैक्सोनॉमिस्ट होते हैं, टैक्सोनॉमिस्ट का मतलब सिस्टमैटिक्स की पढ़ाई करने वाले, रिलेट देम टू सेपरेट फील्ड्स। उनका कहना है कि ये तीनों चीजें अलग अलग फील्ड हैं और इन तीनों चीजों को हमें अलग अलग तरीके से पढ़ना है, अलग अलग तरीके से एज एन हमें अलग अलग समझना है, ठीक है। तो सिस्टमैटिक्स जो होता है वो क्या होता है, हमने 3 वर्ड्स देखे, डाइवर्सिटी होती है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है और कंपैरेटिव स्टडी होती है। अगर ये तीनों चीजें हो गई, किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में किसी ने पढ़ ली, तो वो कहलाता है क्या, सिस्टमैटिस्ट या टैक्सोनॉमिस्ट, और ये स्टडी क्या कहलाती है, सिस्टमैटिक्स की स्टडी। दैट्स इट। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक्स को हमने समझ लिया कि क्या होता है, हमारी बुक्स क्या डिफाइन करती हैं। इट इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑल देयर कंपैरेटिव इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया था, इतना तो आपको याद है। आगे इसमें और कुछ चीज ऐड होती है, बेस्ड ऑन कंपैरेटिव एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इकोलॉजी। नाउ व्हाट इज एनाटॉमी? अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं, अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं तो एनाटॉमी इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंटरनल स्ट्रक्चर्स आते हैं इसमें, इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। दूसरा, फिजियोलॉजी भी इसमें पढ़ी जाती है, यानी हम किसी ऑर्गेनिज्म को अगर आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमने उसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया। इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हमने उसके फिजियोलॉजी को पढ़ा, फिजियोलॉजी को पढ़ा। व्हाट इज फिजियोलॉजी? फिजियोलॉजी का मतलब होता है बेसिक बॉडी के अंदर चलने वाले फंक्शन, बेसिक बॉडी के अंदर चलने वाले फंक्शन। हार्मोन ने कुछ फंक्शन करा, फिजियोलॉजी हो गई। पसीना आ रहा था तो उसमें अंदर क्या मेटाबॉलिज्म हुआ होगा, फिजियोलॉजी हो गई। कैटाबॉलिज्म हुआ होगा, फिजियोलॉजी हो गई। तो फिजियोलॉजी इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ बॉडी, फंक्शंस। और कौन से फंक्शंस? इंटरनल फंक्शंस। तो ब्रैकेट में लिख देती हूं इंटरनल फंक्शंस। ऐसा नहीं है कि आप कल के दिन बोलोगे कि मैं मूव करके जा रहा था, मैं चल रहा था, उठ रहा था, बैठ रहा था। हाँ, उसमें अंदर इंटरनली फंक्शन हुआ ही होगा, पर एक्सटर्नल तौर पे नहीं। जो अंदर बॉडी के फंक्शन चल रहे हैं वो फंक्शंस ऑफ बॉडी। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती कि सिर्फ आप इंटरनली देख लो और फंक्शन देख लो। आगे चलती है तो बोलती है बायोकेमिस्ट्री भी देखना पड़ेगा, बायोकेमिस्ट्री भी देखना पड़ेगा। एंड व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? जब केमिस्ट्री यूज होने लगे लाइफ को पढ़ने के लिए तो वो बायोकेमिस्ट्री होती है। यानी आपको भी पता है हमारी बॉडी के अंदर कई सारे एलिमेंट्स भी हैं, है ना, कई सारे मॉलिक्यूल्स भी हैं जो कि एक रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। सो दोज रिएक्शंस, आपको पता है हमारे ब्रेन में 24/7 कुछ ना कुछ रिएक्शन चल रही है जिसकी वजह से हमारा ब्रेन फंक्शन कर पा रहा है। अगर हमारे फंक्शंस जो ब्रेन के हैं वो प्रॉपर, अगर हमारे ब्रेन के रिएक्शंस प्रॉपर ना हो तो ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकता। तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए टू फंक्शन प्रॉपरली, ठीक है। जो हमारा न्यूरॉन था, न्यूरॉन के एंड में से कुछ केमिकल रिलीज होता था जिसको हम क्या बोलते थे, न्यूरोकेमिकल्स। उन केमिकल्स के द्वारा इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाती थी एक खाली जगह में, तो वो भी तो क्या है, केमिस्ट्री है। तो बायोकेमिस्ट्री का मतलब होता है व्हेन केमिस्ट्री इज यूज्ड फॉर बायोलॉजी, फॉर स्टडीइंग बायोलॉजी, या फिर और भी इजी फॉर्म में व्हेन केमिस्ट्री इज यूज्ड फॉर स्टडीइंग द लाइफ, ठीक है। तो केमिस्ट्री यूज्ड इन लाइफ, केमिस्ट्री यूज्ड इन लाइफ। अभी कहानी खत्म नहीं होती है कि इकोलॉजी और बचा है। तो मैडम इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स अमंग द ऑर्गेनिज्म। कैसे एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिजम्स। क्लास 10th में हमने जब आर एनवायरनमेंट पढ़ा था तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। ट्रॉफिक लेवल में सबसे नीचे हर्बीवोर, उसके नीचे कार्निवोर,
कार्निवोर के ऊपर ओमनीवोर, ओमनीवोर के ऊपर और भी ऑर्गेनिज्म, प्राइमरी, सेकेंडरी, इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स होते थे। तो ये जो सीरीज चली आ रही थी, इसमें से अगर एक भी हटा दिया, कार्निवोर हटा दिया, तो ओमनीवोर भूखा मर जाएगा। मतलब आपस में हर ऑर्गेनिज्म के बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, और वही रिलेशनशिप क्या कहलाता है? इकोलॉजी। ठीक है, सो इट इज द रिलेशनशिप्स among different organisms। तो जब हम सिस्टमैटिक्स को पढ़ने जाते हैं तो ये डाइवर्सिटी की पढ़ाई तो है, जहाँ पे हमने कंपैरिजन किया है, हाँ बिल्कुल किया है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी देखिए, बट इन व्हाट टर्म्स, कौन से टर्म्स में, क्या कौन सा कंपैरिजन किया था आपने इंटरनल स्ट्रक्चर्स कंपेयर किए, आपने फिजियोलॉजी यानी कि बॉडी के फंक्शंस कंपेयर किए, फिर आपने बायोकेमिस्ट्री देखी कि क्या है, किसके अंदर कौन सी केमिकल रिएक्शन चल रही है, और फिर आपने इकोलॉजी देखी, उनका आपस का रिलेशन क्या है। इतने टर्म्स को पढ़ने के बाद, और सोचो कि जब ये कोई साइंटिस्ट पढ़ने गए होंगे, जैसे कि कोई भी साइंटिस्ट जिन्होंने कोशिश करी होगी इसको पढ़ने के लिए, उनको कितना डिफिकल्ट हुआ होगा कि उन्होंने 10-15 मान लो ऑर्गेनिजम्स ले लिया और उनके हर एक का इंटरनल स्ट्रक्चर कहाँ पे कौन सा सिस्टम है। जैसे कि आगे जाके जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे तो हम कॉकरोच के बारे में भी हर चीज़ पढ़ेंगे, डाइजेशन कैसे हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या था, ब्रेन का काम किसने किया, ब्लड वेसल्स कौन सी थी, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा था, सर्कुलेशन कैसे हो रहा था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा था। तो इन्होंने भी इंटरनल स्ट्रक्चर की पूरी पढ़ाई करी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स में तो वही सब आता है। उसके बाद इन्होंने उसकी फिजियोलॉजी भी पढ़ी, वो चल कैसे रहा है, वो देख कैसे रहा है, आईज उसकी कैसी थी, कॉकरोच की कंपाउंड आईज थी। अब देखो मैं एग्जांपल वहीं से लेकर आ रही हूँ जहाँ की आपको प्रिपरेशन करनी है, तो जब आई टॉक अबाउट एनी ऑफ द एग्जांपल यू नीड टू लिसन टू इट केयरफुली। तो अब मैंने बोला कि फिजियोलॉजी देखनी पड़ी, बॉडी के फंक्शन देखने पड़े, कैसे उसका डाइजेशन हुआ, ब्लड कैसे फ्लो कर रहा था, वेंट्रली जा रहा था, आगे की तरफ या पीछे की तरफ से जा रहा था, ब्रेन का काम कौन कर रहा था, भाई स्पेशलाइज्ड ब्रेन तो बेचारे कॉकरोच के पास नहीं है ना, होता तो वो आपके रूम में थोड़ी ना उड़ रहा होता, क्या कर रहा होता, कुछ काम ही कर रहा होता आपके और मेरी तरह, लेकिन नहीं कर पा रहा। देयर इज समथिंग विच हैज फॉर्म्ड अ ब्रेन, व्हाट इज दैट, व्हाट आर द फंक्शंस हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। नेक्स्ट हमने उसके बारे में बायोकेमिस्ट्री भी पढ़ी, कौन सी रिएक्शन हो रही थी, कैसे ट्रांसफर हो रहा था मैसेज, कैसे वर्क कर पा रहा था, तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ी। फिर कॉकरोच के बारे में हमने इकोलॉजी भी पढ़ी, किससे किसका क्या रिलेशन है, उसको तो बेचारे को नॉकटर्नल है, रात को जैसे ही निकलता है कुछ छोटा मोटा कीड़ा मिल जाए खाने को, दैट्स इट, उसका रिलेशनशिप वहीं तक का है ना। तो दीज आर दी थिंग्स, और ये सारी बात सिर्फ मैंने तो आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कॉकरोच का, लेकिन जब इन्होंने पढ़ा होगा तो इन्हें कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा होगा, n नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में, तब जाके इन्होंने कंक्लूजन निकाला होगा कि ये एनिमल्स, ये प्लांट्स, इनको हम एक साथ रख सकते हैं, बाकियों को नहीं रख सकते, तो बाकियों के भी ये सारे कैरेक्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। मतलब जब भी आपको किसी ऑर्गेनिज्म को, सपोजिंगली अगर आप साइंटिस्ट भी बन जाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर बनने के बाद भी साइंटिस्ट बन सकते हैं, अपने आप पर डाउट मत किया करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी, इवोल्यूशनरी स्टडी करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इकोलॉजी। इतना पोर्शन क्लियर, ऑलराइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, कि कहाँ से आया। तो सर जॉन रे coined the term species for a group of morphologically similar organisms and tried to differentiate between genus and species. Term monocotyledonous, dicotyledonous were also coined by him. एक बार जहाँ पर मैं आपको सिस्टमैटिक्स पढ़ाती हूँ वहाँ पर मैं बता देती हूँ कि जब ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई किया गया तो स्पीशीज़ देखी गई, जीनस देखा गया, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये यहाँ पर क्यों लाया गया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है सर जॉन रे के नाम से, नीट में, ठीक है, नीट में क्वेश्चन बनता है सर जॉन रे के नाम से, तो इसको याद रखना है इन्होंने। और यही क्वेश्चन आता है कि जॉन रे सर ने, या फिर पूछ लिया जाएगा स्पीशीज टर्म किसने कॉइन किया, तो जॉन रे सर ने किया। और इन्होंने ना कि सिर्फ स्पीशीज को कॉइन किया था, हो सकता है कि आपको ये आंसर में स्पीशीज का ऑप्शन दे ही ना, या पूछ लें जॉन रे ने कौन सा टर्म कॉइन किया था और स्पीशीज ऑप्शन दिया ही नहीं, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर जाएगा मोनोकॉटिलेडोनस या डाइकॉटिलेडोनस की तरफ। प्लांट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। मोनोकॉट जो होते हैं उसमें एक ही कॉटिलेडन
शीट कोट होता है, लेकिन डाइकॉट में 2 होते हैं, और ये दोनों टर्म्स देने वाले भी सर जॉन रे ही थे। क्लियर? ओके, तो हमने क्या देखा, एक चीज ऐसे, इसको आप ऐसे लिखना चाहो लिख सकते हो, वरना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि सर जॉन रे ने टर्म कॉइन किया था स्पीशीज, फिर उन्होंने टर्म कॉइन किया था मोनोकॉटिलेडन, फिर उन्होंने एक और टर्म कॉइन किया था डाइकॉटिलेडन, ठीक। बस ये ऐसा का ऐसा लिख के रख लेना, जितने ज्यादा शॉर्ट नोट्स बनाओगे उतना ज्यादा याद रख पाओगे। इसके बाद बात आती है सर कार्लस लिनस की। किसकी? सर कार्लस लिनस। ये एक बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट थे, बहुत बेहतरीन नाम है ये जब हम पढ़ते हैं बायोलॉजी। साल भर हमको इनका कंट्रीब्यूशन ही इतना है कि इतनी इंपॉर्टेंस देनी है। ये एक स्वेडिश नेचुरलिस्ट थे, ऑफन रेफर्ड टू एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, और इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रेड अलर्ट कर लेना इसको, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? इट इज द सर कार्लस लिनस। एंड उन्होंने एक बुक पब्लिश करी थी जिसका नाम था सिस्टमा नेचुरे, एंड डिस्क्राइब्ड 4326 स्पीशीज ऑफ एनिमल इन दैट बुक। 3 बातें, क्या क्या? कार्लस लिनस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पे बहुत क्वेश्चन आता है। जब मैंने एग्जाम दिया था तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पे क्वेश्चन आया था, और मेरे टेस्ट सीरीज में भी बहुत बार पूछा गया था, तो मैं भी टेस्ट सीरीज में इसको डेफिनेटली पूछूंगी, है ना, अलग से मार्क कर लेना। नेक्स्ट, अब हमने क्या बात करी कि ऑफन रेफर टू एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। क्यों? किसी को हम भाई फादर बोल रहे हैं मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। क्यों बोला? क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन इतना है, और उन्होंने क्या पब्लिश किया था? सिस्टमा नेचुरे नाम की बुक, जहां पर उन्होंने बात करी थी 4326 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स के बारे में। और ये जो है, ये उनकी बुक का ऐसा था उनका बुक का फर्स्ट पेज, ठीक है। दैट वाज सिस्टमा नेचुरे विच इंक्लूडेड What? 4326 स्पीशीज ऑफ एनिमल। अब इन्होंने एनिमल की जो स्टडी कर ली थी तो प्लांट बुरा मान जाते, फिर उन्होंने प्लांट के लिए भी एक बुक लिखी जिसका नाम था स्पीशीज प्लांटेरम, जो कि 1753 में लिखी गई थी। प्लांट्स को लेकर बात हुई थी उसमें सारी। डिस्क्रिप्शन ऑफ 5900 स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड दीज वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू हिज सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और इन्होंने इनको अपने प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया में अरेंज कर रखा था, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द मोस्ट एक्सेप्टेड नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाय का मतलब होता है टू, नोमियल इज फॉर नेम्स, तो 2 नामों वाला जो इन्होंने कल्चर चलाया था वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर था। वो भी किसने चलाया था? सर कार्लस लिनस ने, ठीक। नीचे लिखा है लिनस ऑल्सो इंट्रोड्यूस सिस्टम्स ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ फॉर द प्लांट्स एज वेल एज फॉर एनिमल्स, एंड इट वाज कॉल्ड एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक। इतनी बात इनके खुद के बारे में। अब हम बात करते हैं क्लैडिस्टिक्स क्या होता है। क्लैडिस्टिक्स क्या होता है? बहुत कम बुक्स में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नहीं डिस्क्रिप्शन मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में क्लैडिस्टिक्स कई बारी ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, तो स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट इज क्लैडिस्टिक, ठीक। क्लैडिस्टिक्स जो है वो एक, आप यूं समझ लो, सीढ़ी है, एक लैडर है। किस चीज का लैडर है? क्लासिफाइज ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल ऑर्डर, जहां पर हिस्टोरिकल ऑर्डर में आइडेंटिफाई किया गया है ऑर्गेनिजम्स को। किस चीज का लैडर बनाए? अगर हिस्टोरिकल ऑर्डर बना रहे हैं तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप तो आएगा ही आएगा। तो इवोल्यूशनरी ब्रांचेस यहीं से अरोज हुई, यहीं से निकल कर आई इवोल्यूशनरी ब्रांचेस। पहले हम हिस्ट्री देखेंगे। ऐसे ही पता है, जब कभी भी आर्कियोलॉजिकल स्टडी होती है, यानी कि मान लो किसी रीजन से कोई जमीन खोद रहे थे, कोई प्रॉपर कंपनी वाले, अब उनको क्या हुआ, कोई एक चीज मिल गई जो ऑर्गेनिज्म जैसी लग रही थी कि ये कोई जीव रहा होगा, तो वो क्या करते हैं कि उसको लैब में लेके जाते हैं और फिर उसकी पूरी पढ़ाई की जाती है। और सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप आए कहाँ से हो। तो हर ऑर्गेनिज्म, हर इंडिविजुअल के बारे में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसकी हिस्टोरिकल स्टडी को हमेशा ज़रूरी माना गया है। क्यों पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, आपका नेटिव प्लेस क्या है, क्यों पूछते हैं? हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू नो अ पर्सन, टू नो एन इंडिविजुअल। सपोजिंगली
अगर मैं बात करूं कि कोई हरियाणा का इंसान होगा, जैसे मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, तो कोई अगर मुझसे पूछता है कि आप कहाँ के हो और मैं बोल देती हूँ कि मैं हरियाणा की हूँ, तो थोड़ा एक वो आ जाता है कि अरे ये लड़ाई कर सकती है। मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनको वो एक मेरे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की वजह से फील होता है। तो वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें जानना है तो हमें देखना पड़ेगा वो कहाँ से निकल कर आ रहा है, कहाँ से इवॉल्व हुआ है, कौन सा सेल था, प्रिमिटिव सेल था, यूकैरियोटिक सेल था, प्रोकैरियोटिक सेल था। सेल भी तो वहीं से सेल की तो डिस्कवरी हुई थी। तो सेल जो है वो पहले वाले प्रिमिटिव हुआ करते थे, लेटर ऑन एडवांस हुए तो यूकैरियोटिक हो गए प्रोकैरियोट के बाद। तो यूकैरियोटिक से फिर कितनी सारी स्पीशीज निकल गई हैं। अब हमको उसमें से भी तो देखना पड़ेगा ना कि भाई ये ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा कहाँ से बन के आया है। तो ना कि सिर्फ सेल की बात है, इसका पर्टिकुलर एंसेस्टर कौन था ये भी देखना होता है। और जब ये देखते हैं, जब वो सीढ़ी चढ़ते हैं जहां पर हिस्ट्री पढ़नी हो किसी ऑर्गेनिज्म की, तो वो कहलाता है क्लैडिस्टिक्स। ठीक। सो दिस लीड्स टू इमर्जेंस ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स और बायोसिस्टमैटिक्स। इन्होंने ये जो क्लैडिस्टिक्स है इससे एक नया कंसेप्ट निकल के आया जिसका नाम था न्यू सिस्टमैटिक्स और बायोसिस्टमैटिक्स। क्लैडिस्टिक यानी हिस्टोरिकल अपन ने देख लिया बैकग्राउंड क्या है, अब उससे एक कंसेप्ट निकल के आता है जिसका नाम है न्यू सिस्टमैटिक्स एंड बायोसिस्टमैटिक्स। तो ये न्यू सिस्टमैटिक्स और बायोसिस्टमैटिक्स क्या होता है? कंसेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स दैट कंसिडर्ड अ स्पीशीज टू बी प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन, जिसका कहना है कि हर स्पीशीज कहां से निकल कर आई है? इवॉल्व होकर आई है। मतलब इवोल्यूशन की वजह से एक नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, इनका ऐसा कहना है। ठीक है, क्या कहना है इनका? इवोल्यूशन की वजह से स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। दूसरा, इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल दी नॉन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, सारे जो जाने पहचाने से कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उनको ले लेता है ये। तो इसने किसको कंसिडर किया? नेक्स्ट पॉइंट आप क्या लिखोगे? कंसिडर्स नोन कैरेक्टर्स। किसको लेता है? नोन कैरेक्टर्स को लेता है। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ न्यू सिस्टमैटिक्स वाज डेवलप्ड बाय सर जूलियन हक्सले इन 1940। क्वेश्चन फॉर नीट, बहुत इंपॉर्टेंट क्या कि सर जूलियन हक्सले ने 1940 में इस प्रॉपर प्रोसेस को डिस्कवर किया था, कंसेप्ट ऑफ सिस्टमैटिक्स को। ये 3 पॉइंट ही याद करने हैं आपको इसमें से। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। न्यू सिस्टमैटिक्स और न्यू सिस्टमैटिक हेडिंग डालना और ये तीनों पॉइंट लिख लेना। ठीक है, दैट्स इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो बहुत भारी कंसेप्ट सबको लगता है, दैट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी बना है 2 वर्ड से। पहला वर्ड है टैक्सेस जिसका मतलब है अरेंजमेंट, दूसरा है नोमोस जिसका मतलब है लॉ। अरेंजमेंट का लॉ है टैक्सोनॉमी। हाउ डू यू अरेंज एन ऑर्गेनिज्म, इसको बोला टैक्सोनॉमी। तो ग्रुप को कैसे कैसे हम किस नंबर पे कौन सा ऑर्गेनिज्म आना चाहिए, इट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स and procedures of biological classification is called taxonomy। क्या क्या पढ़ा? इस डेफिनेशन को मैम याद कैसे करेंगे? 3 वर्ड्स याद करोगे। पहला वर्ड आप याद करोगे, 1 मिनट, पहला वर्ड आप याद करोगे कि ये भी रहने दो, हम देखते हैं कि ये क्या है, एक स्टडी है। ठीक, किस चीज को पढ़ा, कौन सी स्टडी है? तो स्टडी है ये प्रिंसिपल्स की। किसकी? प्रिंसिपल्स की। और ना कि सिर्फ प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स भी इन्वॉल्व हैं इसमें। क्या क्या काम हुए, प्रोसीजर्स भी इन्वॉल्व हैं। ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, किसके प्रोसीजर्स और प्रिंसिपल्स? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में। बस ये वर्ड्स याद रखने, इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लो। 4 वर्ड तो याद कर ही सकते हो ना, 10 मिनट भी नहीं लगेगा। स्टडी है प्रिंसिपल्स की, प्रोसीजर्स की। कौन से, किसके प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, तो उसको हम बोल देते हैं इट इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। क्लियर? तो ये हो गई डेफिनेशन की बात।
आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी अलग अलग टाइप की होती है। अब ये डिटेलिंग आपको बहुत कम जगह पढ़ने को मिल सकती है, ध्यान से सुनना। टैक्सोनॉमी जब हम पढ़ते हैं कि कैसे हम प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स देखेंगे किसी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, तो वहाँ पर हमको देखना पड़ता है कि टैक्सोनॉमी जब हम पढ़ रहे हैं तो उसको हम दो चीज़ें यूज़ करके पढ़ सकते हैं, एक है सेल को यूज़ करके और दूसरा है केमिकल्स को यूज़ करके। तो टैक्सोनॉमी जो है वो कैसे कैसे पढ़ी जा सकती है? टैक्सोनॉमी जो है वो पढ़ी जा सकती है दो तरीकों, दो चीज़ों से। एक है कि हमने सेल को यूज़ करा, दूसरा है कि हमने केमिकल्स को यूज़ करा। जब हम सेल को यूज़ करते हैं और फिर पढ़ाई करते हैं तो वो कहलाती है साइटोटैक्सोनॉमी। वो क्या कहलाती है? साइटोटैक्सोनॉमी। और जब हम केमिकल्स को लेकर के पढ़ाई करते हैं तो वो कहलाता है कीमोटैक्सोनॉमी। वो क्या कहलाता है? कीमोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी। व्हेन एनीथिंग यूजेस केमिकल, कीमोथेरेपी क्या होती है? केमिकल को यूज करके। कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है? केमिकल को यूज करके। साइटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ सेल। तो साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है? सेल को यूज करके टैक्सोनॉमी की पढ़ाई। टैक्सोनॉमी क्या है? प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, कि कैसे हम किसी को क्लासिफाई करेंगे या अरेंज करेंगे। तो साइटोटैक्सोनॉमी जो हमारा पहला टाइप है, उसमें जब हम सेल को पढ़ते हैं तो सेल से रिलेटेड हम क्या स्ट्रक्चर्स पढ़ सकते हैं? हम न्यूक्लियस पढ़ सकते हैं, सेल ऑर्गेनेली पढ़ सकते हैं, सेल में क्या क्या अरेंजमेंट है, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, किस तरीके से वो पढ़ सकते हैं, क्या फंक्शन कर रहा है। सो द यूज ऑफ साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स। साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स किसके? प्लांट्स के, ऑफ प्लांट्स, in classification or in solving taxonomic problem is called cytotaxonomy, is called cytotaxonomy। ठीक, किस चीज को पढ़ा है हमने? साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, पर किसके पढ़े हैं? प्लांट्स के। ठीक, उसके बाद साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल, यानी कि सेल वाली इंफॉर्मेशन। साइटो इज यूज्ड फॉर सेल, साइटो इज यूज्ड फॉर सेल। तो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को यूज किया, जैसे क्रोमोसोम देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, बिहेवियर देख लिया। क्रोमोसोम देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, बिहेवियर देख लिया। यानी हम न्यूक्लियस के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कीमोटैक्सोनॉमी फिर क्या होता है? इट इज बेस्ड ऑन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट्स। किसके? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। क्या क्या केमिकल्स इन्वॉल्व हैं? बेसिक केमिकल कंपोनेंट्स यूज्ड इन कीमोटैक्सोनॉमी। क्या क्या बेसिक केमिकल्स होते हैं जो कीमोटैक्सोनॉमी में यूज किए जाते हैं? तो एल्कलॉइड हो सकता है, केराटिनॉइड हो सकता है, टेनिस हो सकता है, पॉलीसैकेराइड हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए आरएनए हो सकता है, फैटी एसिड्स की चेन हो सकती है, अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। एरोमेटिक, एरोमा का मतलब होता है बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस, वो वाले कंपाउंड्स भी हो सकते हैं प्लांट को लेकर के। प्लांट में हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी होती है ना, उसमें जितने भी केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं ना, वो सारे अगर यूज कर लिया जाए टैक्सोनॉमी पढ़ने के लिए, सो इट इज कॉल्ड एज कीमोटैक्सोनॉमी। कीमो इज फॉर केमिकल, ठीक है, कीमो इज फॉर केमिकल। तो अब हम ये तो नहीं भूलेंगे, अगर मान लो क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया गया कुछ भी साइटोटैक्सोनॉमी या कीमोटैक्सोनॉमी को लेकर, तो हम बता देंगे। और अगर हमसे रिवर्स फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया गया कि अगर किसी स्टडी में अरेंज करने के लिए या क्लासिफाई करने के लिए ऑर्गेनिज्म को, और बेसिकली उसमें लिखा है प्लांट को, क्या यूज किया जा रहा है? टेनिस यूज किया जा रहा है, पॉलीसैकेराइड यूज किया जा रहा है, तो फिर ये कौन सी स्टडी है? तो ये इसमें टेनिस और पॉलीसैकेराइड केमिकल है, तो ये कीमोटैक्सोनॉमी। अगर टेनिस और पॉलीसैकेराइड की जगह आपको दे देंगे कि क्रोमोसोम पढ़ा है, तो वो कौन सी स्टडी हो जाएगी? दैट विल बी अगेन साइटोटैक्सोनॉमी। क्लियर? इस तरीके से इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बेसिक्स इन क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। क्या बेसिक क्राइटेरिया होते हैं क्लासिफाई करने के लिए? तो इट इंक्लूड्स कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन। हम अगर किसी से दोस्ती करना चाहते हैं, है ना, तो सबसे पहली चीज हम उसमें क्या देखते हैं कि उसका कैरेक्टर कैसा है,
वो काइंड है या नहीं है, झूठ बोलेगा या सच बोलेगा, है ना। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप अपने टीचर पे भी भरोसा कर रहे हो, अगर आप अपने सिबलिंग भाई बहनों पर भी भरोसा कर रहे हो, उनके साथ आपके टर्म्स अच्छे हैं, तो उसमें उनका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे कैरेक्टर के। दूसरा, आइडेंटिफिकेशन, क्या आइडेंटिटी है उस पर्टिकुलर इंसान की, वेयर डज दैट पर्सन स्टैंड्स। देखो मैं एक आपको रूल बताती हूँ दुनिया में, आप ये समझना, फॉर एग्जाम्पल आप एक गार्डन में गए, है ना, गार्डन में आप जाओ और मैं आपसे बोलूं कि आपको एक रोज लेकर आना है प्लक करके, ठीक। अब हो सकता है उस गार्डन में कोई एक रेड रोज ना रहा हो, अलग अलग टाइप के रोज रहे हो सकता है व्हाइट रोज भी हो सकता है ब्लैक रोज भी हो सकता है येलो रोज भी हो सकता है रेड रोज भी हो, पिंक रोज भी हो, एन नंबर ऑफ कलर के रोजेज हैं। तो आप पता है क्या करोगे, आप सोचोगे कि यार मेरे को अच्छे से अच्छा रोज लेके जाना है जो बाकी सारे ना ले जाए, तो आप क्या करोगे, यू विल फाइंड मोर बेटर वन। हो सकता है सबसे आगे रेड वाला मिला, अरे नहीं ये तो कॉमन है, हो सकता है आगे पिंक वाला मिला, ये भी कॉमन है, हो सकता है येलो वाला मिला, अरे ये भी मैंने देखा है, इससे अच्छा ढूंढता हूँ, और व्हाइट वाला मिला, इससे अच्छा ढूंढता हूँ, ब्लैक वाला मिला, इससे अच्छा ढूंढता हूँ, अब है ही नहीं उससे अच्छा। तो एक इंसान हमेशा अच्छी चीज़ों में अच्छे से अच्छा बेटर चीज़ों को ढूंढना चाहता है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे वो पार्टनर हो, चाहे वो कोई भी हो, प्रोफेशन हो, करियर को लेकर हमेशा हर इंसान क्या सोचता है, मुझे और इससे अच्छा मिले, मैं और इससे अच्छा करूं, और इससे अच्छा करके दिखाना है। तो वो सबसे अच्छा की चाहत जो होती है आइडेंटिफिकेशन से आती है। तो ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन, फिर आता है नॉमेनक्लेचर। नाम क्या है, देखो नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। अक्सर आपने सुना होगा जिन लोगों का नेम थोड़ा सा कॉमन हो जाता है, अभी तो थोड़ा मेरा भी हो गया, रितिका नाम के लोग भी मिल जाते हैं, पर पहले आई यूज्ड टू फील वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मेरे नाम का कोई और था ही नहीं मेरी क्लास में, मेरे स्कूल में भी नहीं था, फिर धीरे धीरे आने लगे, थोड़ा कॉमन हो गया। तो नॉमेनक्लेचर, किसी के नाम से किसी को जानना। अगर मैं यहाँ पर डॉक्टर रितिका भारद्वाज कहलाती हूँ तो मैं अमेरिका में जाकर भी डॉक्टर रितिका भारद्वाज कहलाऊंगी, इंग्लैंड में जाकर भी वही कहलाऊंगी, रशिया में जाकर भी वही कहलाऊंगी, यूक्रेन में जाकर भी वही कहलाऊंगी। तो एक नॉमेनक्लेचर यानी कि नाम से एक इंसान की क्या बनती है, पहचान, है ना, कि भाई ये नाम का आदमी ये है। हाँ रिपीट हो सकता है, नो डाउट हो सकता है, पर मैं तो यहाँ पर भी वही रहूंगी उस नाम से और वहाँ पर भी वही रहूंगी उस नाम से। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट होता है क्लासिफिकेशन, कौन से ऑर्गेनिजम्स हो आप, कौन से टाइप के प्लांट हो। जैसे प्लांट में हम एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो एंजियोस्पर्म होते हैं, तो फ्लावर देने वाला हर प्लांट एंजियोस्पर्म है, तो वो हमने उसको क्लासीफाई कर दिया। फ्लावर वाला प्लांट कौन है, एंजियोस्पर्म, क्लासीफाई कर दिया। तो बेसिक क्लासिफिकेशन के क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। अब इसमें से हमको इन सब को करना है डिस्क्राइब, ठीक। जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो नीट के एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे, इट इज फ्रॉम द नॉमेनक्लेचर, ठीक। तो मैं ये सारी चीजें आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, लेट्स नॉट मेक इट अ हॉचपॉच, ठीक है। सारी चीजें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी, नॉमेनक्लेचर भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी, लेकिन नॉमेनक्लेचर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है जहां पर टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर भी हैं। हो सकता है आपने अभी तक सिर्फ एक ही टाइप पढ़ा हो, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर ही मालूम है मैम हमको, तो नहीं, मैं कहती हूँ पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर भी है, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी है, होमोसेपियन सेपियन होता है। तो वो चीज हम अपने नेक्स्ट सेशन में नॉमेनक्लेचर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हमें पूरा बेसिक क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि किस आधार पर ये काम किया गया, जहां पर पढ़ाई करी गई क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, इन सब को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स, इट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। लाइक अब इसमें कौन से कैरेक्टर्स इंक्लूडेड है, एक्सटर्नल भी और इंटरनल स्ट्रक्चर भी, यानी कि मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स एंड एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। हालांकि मैं ये बहुत बार बता चुकी हूं, पर मैं इसे चूकूंगी नहीं जब तक आपको बाय हार्ट ना हो जाए। तो मॉर्फोलॉजी इज फॉर
internal structure, sorry, morphology is for external structures, morphology is for external structures, then anatomy is for internal structures, then structure of cell, that is cytology. फिर हमने साइटोलॉजी को कंसीडर किया, अभी हम पढ़कर ही आ रहे हैं कि साइटोलॉजी और कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है, साइटोटैक्सोनॉमी, डेवलपमेंटल प्रोसेस यानी कि एम्ब्रियोलॉजी, एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इकोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मतलब रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये मैं बता चुकी हूँ, इकोलॉजी। ठीक है, तो जब हम कैरेक्टराइज करते हैं तो हम इन नंबर्स में कैरेक्टराइज करते हैं। पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल फीचर मॉर्फोलॉजी कैसा है, फिर हम देखते हैं एनाटॉमी यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, फिर हम देखते हैं साइटोलॉजी सेल कैसा है, क्या न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, क्या उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमोसोम है तो कैसा है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, क्रोमोसोम में हमने कितनी चीज़ें पढ़ी है, टीलोमेयर होता है, क्रोमैटिड होता है, काइनेटोकोर होता है, क्रोमैटिड सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। और कभी कभी तो हमने सैटेलाइट क्रोमोसोम भी पढ़ा है। सैटेलाइट क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन जब एक जगह बीच में से बंद रहता है ना, क्रोमोसोम कैसा दिखता है, क्रोमोसोम ऐसा दिखता है, तो यहाँ बीच में से बंद रहता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर अलग से भी नैरोइंग हो जाती है किसी किसी जगह, तो उसको हम बोल देते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम। सो डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप, डिपेंडिंग अपॉन कि कैसा स्ट्रक्चर है, कैसा फीचर है, तो उसके आधार पर हम क्या कर लेते हैं अपनी साइटोलॉजी की स्टडी। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, एम्ब्रियोलॉजी का मतलब होता है कि फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गैमीट का, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन हुआ, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले जब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, जब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो फिर उससे क्या बनता है, उससे बनता है जाइगोट। ठीक है, जाइगोट के बाद आती है 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 6 सेल स्टेज, उसके बाद आता है मॉर्यूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, और गैस्ट्रुला के बाद बनता है एम्ब्रियो। ठीक, एम्ब्रियो के बाद बनेगा पूरा का पूरा ऑफस्प्रिंग। तो ये पूरी पढ़ाई एम्ब्रियोलॉजी में आ जाती है। ये पूरी पढ़ाई कहाँ आ जाती है, एम्ब्रियोलॉजी में। और इकोलॉजी मैंने आपको बताया था, इकोलॉजी क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स के आपस में बीच में क्या रिलेशनशिप है, दैट इज इकोलॉजी। तो जब हम कैरेक्टराइज करते हैं तो हम इन सारे पॉइंट्स के आधार पर कैरेक्टराइज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। सारे आपको मैंने एक एक पॉइंट बताए कि किस किस चीज को इंक्लूड करेंगे जब कैरेक्टराइजेशन पे जाएंगे। किसी भी इंसान से दोस्ती करनी है तो क्या देखना पड़ेगा, दिखता कैसा है, थोड़ा बहुत तो देखना ही पड़ेगा। ठीक है वहां पे थोड़ा मात खा भी जाए, इंटरनली कैसा है, इंटरनल के बाद सेल स्ट्रक्चर कैसा है, सेल स्ट्रक्चर से नेचर पता चल जाएगा, एम्ब्रियोलॉजी कैसी है, कैसे बना है, फिर इकोलॉजी यानी कि बाकी लोगों के साथ कैसे रिलेशनशिप है। ये सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ेंगी, तो ही हम किसी प्लांट को, किसी एनिमल को कर सकते हैं कैरेक्टराइज। ठीक, तो ये हो गई कैरेक्टराइजेशन की बातें। अब बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन की। आइडेंटिफिकेशन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन होता है। आइडेंटिटी, स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड पहनते हैं ना, क्यों पहनते हैं आइडेंटिटी कार्ड, हमें देख के पता चल जाता है अच्छा ये इस पर्टिकुलर स्कूल से है। मैं अगर ये मैग्नेट ब्रेन्स की टी शर्ट पहनी, ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है, तो अब इसमें मेरे को देखते ही आपको पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, है ना। अब अगर मैं अपना नाम भी लिखवा लेती यहाँ पर तो वो भी और ज़्यादा क्लियर हो जाता, तो वो मेरी आइडेंटिटी हो गई। आपके पास आइडेंटिटी कार्ड है आपकी आइडेंटिटी बताने के लिए, जिस पे लिखा है स्कूल का नाम ये है, बच्चे का नाम ये है, मम्मी का नंबर ये है, कहीं भी मिले तो इस पे कॉल कर लेना, इसीलिए बनाया जाता है। ठीक, तो ये हो गई आइडेंटिफिकेशन की बात। तो आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो बिल्कुल टू द पॉइंट होता है, एग्जैक्ट होता है।
बिल्कुल जो हो वही लिखा रहेगा। तो आइडेंटिफिकेशन इट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट प्लेस, पोजीशन एंड टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट ऑफ द टैक्सोनॉमी। मतलब एकदम एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन होता है। कैसा होता है? बिल्कुल कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन। किस चीज का? कि कहां पर प्लेस किया जाए, क्या पोजीशन है टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट में, अरेंजमेंट ऑफ द टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो कहां पर रखा गया, किस पोजीशन पे रखना चाहिए, उसको एग्जैक्टली दर्शाने वाला फीचर कहना चाहिए होता है क्या? आइडेंटिफिकेशन। दैट इज ऑल अबाउट आइडेंटिफिकेशन। अब देखो नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, अच्छा जब मैं आपसे पूछती हूं कि आपको क्या लगता है कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या होता है, नॉमेनक्लेचर तो देखो सब बता देंगे। तो पता है लोग इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते? डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। कैरेक्टर होता है अंदर बाहर से किसी को पढ़ना, आइडेंटिफिकेशन होता है एग्जैक्ट पोजीशन और प्लेस बताना, और क्लासिफिकेशन क्या होता है? प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म इज ग्रुप्ड। अगर हमने उसको ग्रुप्ड कर दिया इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, आराम से आसानी से दिखने वाले कैरेक्टर्स को देखा और फिर हमने क्या कर दिया? उसको ग्रुप कर दिया, ग्रुपिंग कर दी, तो वो कहलाता है क्लासिफिकेशन। हमने क्या क्या पढ़ा? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन। अगर मैं आपको ये चीज इंक्लूड करके बताऊं तो हमने बात करी सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन की। ठीक, कैरेक्टराइजेशन के बाद हमने बात करी, ये हमारा पहला पॉइंट था। कैरेक्टराइजेशन के बाद हमने किस बारे में बात करी? कि आइडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक, आइडेंटिफिकेशन के बाद हमने बात करी कि क्लासिफिकेशन कैसा होना चाहिए, कैसा फीचर है क्लासिफिकेशन। ये तीन के बारे में हमने बात करी। तो इसमें से अगर हम देखें कि कैरेक्टराइजेशन क्या होता है, तो कैरेक्टराइजेशन होता है एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी इंक्लूडेड है, एनाटॉमी इंक्लूडेड है। अगर हम साइटोलॉजी बोलें तो वो भी इंटरनल कैरेक्टर ही है ना, बॉडी के अंदर है। फिर हमने बोला इकोलॉजी, तो इकोलॉजी एक्सटर्नल फीचर हो गया, आउटर रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो ये सारी चीजें एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर जो बताए वो कैरेक्टर। आइडेंटिफिकेशन जो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे कि किस चीज के बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिल रही है, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस एंड पोजीशन, कहां पर रखना है। याद करने के लिए बता रही हूं मैं इतना शॉर्ट पॉइंट्स में। क्लासिफिकेशन जो है वो क्या बताता है? क्लासिफिकेशन हमें ग्रुपिंग बताता है, क्लासिफिकेशन हमें ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बताता है। अब याद रहेगा, अब डेफिनेशन तो नहीं भूलोगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। अब हमारे पास क्या बचता है? नेक्स्ट क्राइटेरिया जो हम पढ़ने वाले हैं वो बचता है नॉमेनक्लेचर। क्या बचता है? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? नेमिंग। नेमिंग कैसी होती है? अलग अलग टाइप की होती है। एक जो भाई पढ़े लिखे साइंटिस्ट ने दे दिया तो वो वाला नेम, साइंटिफिक नेम। एक जो दादी ने दे दिया, मतलब कि कॉमन नेम, वर्नैक्युलर नेम। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर को हम डिटेल में देखते हैं, आइए। तो नॉमेनक्लेचर जो है वो कैसा होता है? नॉमेनक्लेचर इज द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू इट्स इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स कॉल्ड एज नॉमेनक्लेचर। अब ऐसा क्यों है कि इंटरनेशनल ही रूल बनाया? इंडियन रूल बना देते, अमेरिकन रूल बना देते। भाई इंडियन रूल बना देते तो इंडिया वाले अमेरिका वाले लड़ते कि तुमने नाम दे दिया, अब हम क्या करें। अमेरिका वाले होते तो कहते तुमने नाम दे दिया है, इंडिया वाले बोलते अब हम क्या करें, फिर लड़ाई होती। इसीलिए इंटरनेशनल बना दिया, ना तुम्हारा ना हमारा, सबका। ठीक है, तो इंटरनेशनल जो रूल बनाया नॉमेनक्लेचर का, उसका क्या महत्व है? क्यों बनाया इंटरनेशनल? क्योंकि
जिस नाम से आप एप्पल को इंडिया में बोलोगे उसी नाम से एप्पल वहां भी जाना जाएगा। मैंगनीफेरा इंडिका, मैंगो जो होता है वो यहाँ मैंगो है, वहां पर तो मैंगो ब्रांड भी है। तुम कह रहे हो मैंगो ला दो, उसने ला दिया, पैसे लग गए तुम्हारे, तो फिर कैसे चलता? आप बोलो मैंगनीफेरा इंडिका ला के दो, तो मैंगनीफेरा इंडिका यहाँ पे भी वही है, रशिया में भी वही है, यूक्रेन में भी वही है, हर जगह वही है। ठीक है, तो इंटरनेशनल नाम इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से में जाकर बात करो, पढ़ाई करो, जानो, तो वो नाम हमेशा एक ही रहेगा। मैं अपनी थीसिस मैंगनीफेरा इंडिका की लेकर जाती और अमेरिका में ले जाती, कहते ये क्या ले आए? मैंगो की लेके जाते, तुमने इतने बड़े ब्रांड पे थीसिस लिख दी। मैं कह रही हूँ मैं तो फल पे लिखी है। नहीं, ऐसा नहीं। वहाँ पे क्या करना पड़ता है? साइंटिफिक नेम से चलना पड़ता है। इसीलिए एक इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल बनाया गया। इंटरनेशनल जो हर जगह यूज हो जाए, साइंटिफिक मतलब साइंटिस्ट के द्वारा रूल बनाया गया। रूल जो होता है उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। स्कूल में ब्रेक कर लेते हो, बाहर जाके ब्रेक नहीं कर सकते। तो रूल इज अ रूल, देयर इज नो चेंज इन दैट, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज इन दैट। आप उसको अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ नहीं सकते। रूल मतलब कि ये चीज ऐसी ही रहेगी। ये हमने क्या कर दिया? फाइनलाइज। तो साइंटिफिक रूल जो इंटरनेशनल था, उसने नाम देने का एक क्राइटेरिया बनाया जिसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर। तो नाम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्लांट और एनिमल के। द नेम्स आर ऑफ टू टाइप, प्लांट और एनिमल नहीं, हमारे भी तो दो टाइप के नाम है। घर में कुछ और, बाहर कुछ और, है ना। घर में मम्मी कुछ और बोल रही है, चीकू बोल रही है, बाहर कुछ और बोल रही है। तो अब बाहर स्कूल में थोड़ी ऐसा अच्छा लगेगा, है ना। तो क्या करा? अलग अलग नाम है, हमारे भी अलग अलग नाम है। तो प्लांट के भी अलग अलग नाम होंगे, एनिमल के भी अलग अलग नाम होंगे। वो क्यों पीछे रहे? तो नेम्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक को हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना प्रोनाउंसिएशन, एक को हम बोलते हैं वर्नैक्युलर नेम्स, मतलब कॉमन नेम। वर्नैक्युलर नेम्स यानी कि कॉमन नेम। आपने ये जरूर सुना होगा, पेट में कीड़े हो जाते हैं, है ना। तो पेट में पटार हो गई, तो वो क्या है? अब कोई जानेगा कि बाहर जाके क्या होता है ये पटार? वो आंटी ने बोल दिया गांव में, बट इट इज डिफरेंट। वो कौन सा है? वर्म है। एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड हो सकता है, टेपवर्म हो सकता है। तो वो एक वर्म है, उनने उस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया। उनने क्या बोला? पेट में कीड़ा यानी कि ये। तो वर्नैक्युलर नेम्स होते हैं, कॉमन नेम्स होते हैं, और फिर होते हैं साइंटिफिक नेम। सो द नेम्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला बोलते हैं वर्नैक्युलर यानी कि कॉमन नेम्स, और दूसरा बोलते हैं साइंटिफिक नेम्स। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किस चीज की, कि साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम क्या होते हैं। साइंटिफिक नेम क्या? इजीएस्ट फॉर्म, साइंटिस्ट ने जो नाम दे दिया वो साइंटिफिक नेम। So these are the names given to the organism by biologists based on universally accepted principle and criteria. पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जो क्राइटेरिया यूज हो रहा है, वही क्राइटेरिया लगा के अगर किसी साइंटिस्ट ने किसी प्लांट को, किसी एनिमल को, किसी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को, किसी और ऑर्गेनिज्म को अगर नाम दे दिया तो वो साइंटिफिक नेम कहलाता है। लेकिन अगर ये एक लोकल जगह में दिया गया तो वो कहलाता है कॉमन या फिर वर्नैक्युलर नेम। कॉमन या फिर वर्नैक्युलर नेम। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज बीन स्टार्टेड विद द अपीयरेंस ऑफ लैंग्वेज इन ह्यूमन सिविलाइजेशन। अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम दिए गए। ठीक, कॉमन नेम्स आर लोकल नेम्स होते हैं, विच आर गिवन टू द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन पर्टिकुलर लैंग्वेज रीजन ऑफ द वर्ल्ड बाय लोकल पीपल। एक लोकल जगह, एक लोकल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म नहीं, एक लोकल जगह पर लोकल ग्रुप था लोगों का, उन्होंने एक अपनी लैंग्वेज में नाम दे दिया जो उनको इजी लगी, तो वो हो गया कॉमन नेम। अब दीज आर बेस्ड ऑन सम स्पेक्युलैरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। स्पेक्युलैरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का मतलब है, हो सकता है कि ऐसे ही देखकर नाम दे दिया। जैसे मान लो कि मैं बोलूं डॉग फिश, तो डॉग फिश क्या डॉग है? फिश भी बोल रहे हो, डॉग भी बोल रहे हो, ये एक कॉमन हो गया। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग जगह पे सिर्फ स्पेक्युलैरिटी मतलब कि देखने में जैसा दिख रहा था या वो काम जैसा कर रहा था, उसके आधार पर हमने नाम दे दिया। ठीक है, नाम क्या दे दिया? कोई भी अपनी लैंग्वेज में। दीज आर यूजुअली सिंगल वर्ड। सिंगल वर्ड ही क्यों होते हैं मैडम?
डबल वर्ड क्यों नहीं होते? अगर मुझे ही किसी का नाम रखना होगा, मुझे ही उसको बुलाना होगा, तो मैं सबसे इजी फॉर्म रखूंगी ना, जो मैं जल्दी जल्दी बोल पाऊँ। इसीलिए एक ही वर्ड का ज्यादातर नाम होता है, सिंगल वर्ड का। एंड आर हेंस यूनिनोमियल, बाइनोमियल नहीं होते, यूनिनोमियल, एक ही नाम होता है। सच नेम्स आर इजी टू प्रोनाउंस, प्रोनाउंस करने में इजी होते हैं और याद रखने में भी इजी होते हैं, तभी वो ट्रेल चला आता है कि भाई यही नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये होता है। और क्या होता है? कॉमन नेम्स कैन नॉट बी यूज्ड बाय बायोलॉजिस्ट, या बायोलॉजिस्ट उसको यूज नहीं कर सकता। देखो बायोलॉजी की यही बहुत खूबसूरत बात है, वो ये है कि जो आप जानते हो ना, जो आप टर्मिनोलॉजीज पर जाओगे, जो नेमिंग आप करोगे, जो नॉमेनक्लेचर आप बताओगे, जो टेक्निकल चीजें आप बताओगे, वो और कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो बायोलॉजिस्ट जो है वो इन कॉमन नेम्स के साथ कभी नहीं जाते, क्योंकि वो वैसे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे होते हैं। दीज नेम्स डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन, ये नाम एक रीजन से दूसरे रीजन तक जाने में चेंज हो जाते हैं। मराठी में कुछ और कहला रहे हैं, बंगाली में कुछ और कहला रहे हैं, पंजाबी में कुछ और कहला रहे हैं, हमारे हरियाणा में जाओगे वहाँ कुछ और ही बोल रहे होते हैं, वहाँ पर लौकी को घिया बोलते हैं, यहाँ पर आके बोलोगे घिया दे दो तो कोई मानेगा ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा, क्या भैया क्या मांग रहे हो, ऐसा होता है। तो दीज नेम्स डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन, एक रीजन से दूसरे रीजन में नाम चेंज होता जाता है। एन ऑर्गेनिज्म में हैव सेवरल नेम्स इन गिवन लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज में कई सारे नाम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक ही नाम हो, अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग नाम हो सकते हैं। दीज नेम्स में हैव डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट लैंग्वेज, और हर लैंग्वेज में इसका मतलब डिफरेंट हो सकता है। जैसे हम हरियाणा में लौकी को क्या बोल रहे हैं, घिया बोल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर तो घी कुछ और ही होता है ना। तो अलग अलग लैंग्वेज में एक ही नाम के अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं, इसीलिए कॉमन नेम या वर्नैक्युलर नेम को यूज नहीं किया जाता। जो यूज किया जाता है वो होता है साइंटिफिक नेम, बिकॉज इट इज इंटरनेशनली नोन नेम। और अगर किसी नाम को इंटरनेशनली जाना गया है तो चाहे वो कोई भी जगह आप चले जाओ, वो पर्टिकुलर मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो ही रहेगा, चाहे आप कहीं भी चले जाओ। होमो सेपियंस हमारी स्पीशीज रहेगी, कहीं भी चले जाओ। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम्स आर ऑलवेज प्रेफर ओवर कॉमन नेम। कॉमन नेम क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इस बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आज के सेशन में हम इससे आगे कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, हमने हमारा बेसिक जो कंसेप्ट होता है ऑर्गेनिजम्स को कैसे क्लासिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या कैरेक्टर्स देखने हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करी। नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जहां पर आपको क्या डीपीपी भी मिल रही है ना। अब इतना हमने पढ़ लिया कि हम अच्छे से बढ़िया डीपीपी सॉल्व करेंगे, तो नेक्स्ट सेशन में तैयार रहिएगा इतना रिवाइज करके। आगे हम पढ़ेंगे कि नॉमेनक्लेचर डिटेल में क्या है, कैसा है, क्यों ज़रूरी है, कौन सा वाला याद करना है, कौन सा वाला याद नहीं करना है। लेकिन देखो एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से एक आध दो चीज़ न भी पूछी जाए। जैसे क्लैडिस्टिक्स बहुत कम हो सकता है कि पूछा जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ओनली देन यू कैन डिफरेंशिएट। वहां पे 4 ऑप्शन में से ऑप्शन के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आंसर अपना सही ढूंढ पाओगे। तो नेक्स्ट सेशन में हम नॉमेनक्लेचर को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी मिलेंगे। अभी इतना पढ़ के रखना है, ठीक है। और क्या करना है, कोई भी चीज लग रही है आप मुझे कमेंट में बता दो, आई रिप्लाई टू यू। आई पर्सनली वॉच ऑल ऑफ योर कमेंट्स, सबके कमेंट्स मैंने देखे हैं, किसका टाइम टेबल बन गया है, किसका नहीं बन पा रहा है, कौन 9th में है, कौन 10th में है, कौन पढ़ने की कोशिश अभी से कर रहा है, कितने नीट एस्पिरेंट्स हैं, सारी चीज़ों पर ध्यान है मेरा। मैंने सारे कमेंट्स देखे हैं और मैं मोस्ट ऑफ यू आई एम ट्राइंग टू रिप्लाई टू इट, है ना, और मैं करूँगी रिप्लाई, कोई भी नहीं छूटेगा। समझ में आ गया है, सब पसंद आ गया है तो अभी लाइक कर देना, मेरा और आपका इंटरेक्शन बनेगा। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अपने सारे जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप डिस्कस करने वाले हो ये सारी पढ़ाई की बातें जो आपको कंसिस्टेंसी देगा, उन सबको बोलो सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग आपस में मिलकर के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकते हैं, अपडेटेड रहेंगे। शेयर कर दो ताकि वो सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। बिकॉज इट इज द ओनली प्लेटफॉर्म, मैग्नेट ब्रेन्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स यू 100% फ्री कोर्स फॉर द नीट एग्जाम। इतने भारी एग्जाम के लिए 100% फ्री कोर्स, दैट टू ऑनलाइन, घर में बैठ के जितने सेशंस जितनी बार देखने उतनी बार देख सकते हो। सो कीप स्टडिंग, कीप दिस स्पिरिट हाई। आई विल मीट यू अगेन। थैंक यू सो मच।